एडिशन ऑफ वेक्टर चल रहा था। चलो ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट निकालना है किसका? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर मतलब आर आपको पता करना है, दैट इज सम ऑफ वेक्टर ए प्लस बी आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें ये आपने ले लिया यहाँ पर दिस इज वेक्टर ए इज 10 मीटर और ये आपने ले लिया यहाँ पे 120 डिग्री के एंगल पे दिस इज वेक्टर बी और ये है 8 मीटर। तो इनका रिजल्टेंट आपको बताना है ए और बी। ठीक है, चलो फटाफट ट्राई करो, फटाफट निकालो। ए प्लस बी करना है, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री का है, जल्दी जल्दी करो। फिर आज कुछ टर्म्स पढ़ने वाले अपन बेसिक। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है यहाँ पर, है ना। ये एक पैरेललोग्राम आप ड्रॉ करोगे इस तरह से, मतलब बी के पैरेलल ये और ए के पैरेलल ये। तो ये रहेगा ए वेक्टर और ये रहेगा बी वेक्टर, और जो रिजल्टेंट बनेगा वो कहां से कहां तक बनेगा? ये रिजल्टेंट बनेगा आर, है ना। तो अगर मान लो यहां से अल्फा डिग्री का एंगल है, तो अब सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड देख लो। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड दिस इज अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 8 और cos 120 डिग्री। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 100 प्लस 64 प्लस 2 इंटू 80 और cos 120 होता -1/2, तो ये कैंसिल हो गया। 100 में से 80 गया तो बचा 20 प्लस 64, दिस इज रूट 84 इज द आंसर हियर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। हाँ, रूट 84 आया ना सभी का? हाँ सर। ओके, एंड देन फिर इसके बाद अब एंगल निकाल लो अल्फा। तो tan अल्फा कैसे निकालोगे? पहले लिखो sin 120 अपॉन cos 120। अल्फा ए के साथ एंगल है तो आपको बी लिखना है और प्लस फिर ए लिखना है इस तरह से। अब वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू 8 और sin 120 होता है √3/2 अपॉन 10 प्लस 8 इंटू cos 120 होता है -1/2। तो ये बचेगा 4√3 न्यूमरेटर में, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 4 10 माइनस 4 मतलब 4√3 डिवाइडेड बाय 6। सो दिस इज 2√3 अपॉन 3 इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, समझ गए? हेलो, हाँ सर। ओके बेटा, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या? हेलो, ले लिए बेटा? चलो पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 2 पे जाते हैं अपन। अब एक नोट पे ध्यान देना। हाँ, पेज नंबर 2। अब अपन एक नोट का डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कुछ जगह पे आपको सीधे सीधे कैलकुलेशंस करने हैं। ठीक है, सीधे सीधे कैलकुलेशन करने, अगर वेक्टर इस तरह से दिया है तो ये नोट का डिस्कशन है यहाँ पे। फर्स्ट नोट में ये है कि अगर मान लो दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन पे आपको दिख रहे हैं, ए मतलब एंगल थीटा इक्वल्स टू अगर 0 डिग्री का है दो वेक्टर के बीच में,
और दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन पे दिख रहे हैं आपको, ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर। और मान लो ए कितना है 10 मीटर है और बी सपोज 6 मीटर है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर आएगा? अगर एंगल 0 डिग्री का है तो रिजल्टेंट डायरेक्ट क्या करना आपको, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना है और जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, मतलब इन दोनों का मिलके आ जाएगा रिजल्टेंट। तो अगर 0 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप डायरेक्ट कर सकते हो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। सर मॉड क्यों लगाए? वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा इसलिए। हेलो, अच्छा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? इसी साइड पे आएगा और दोनों का मिलके, मतलब ये 10 तो आपको इतना दिखेगा ही और 6 और यहां तक बढ़ा देना, तो ये r बन गया। और r की वैल्यू डायरेक्ट अब हो जाएगी 10 + 6 मतलब 16 मीटर। हाँ, वेक्टर सम का जो फार्मूला है वो r वेक्टर लिखोगे तो ये तो ऐसा लिखना ही पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये जो मैंने ब्लू पेन से बनाया यहाँ पे, ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। कब बन गया? अगर एंगल 0 डिग्री का है तो आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। फार्मूला नहीं लगाना, आपको सीधे सीधे करना है, आपको कोई फार्मूला यूज नहीं करना। अगर एंगल 0 डिग्री का दिख रहा है तो सीधे सीधे आपको ऐड कर देना है। क्लियर हो गया? अब दूसरा केस, अगर मान लो थीटा 180 डिग्री का एंगल है तो जो मैग्नीट्यूड आएगा 180 डिग्री का एंगल, मतलब आपका ए राइट साइड पे है, वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस इज 10 मीटर इस साइड पे, और वेक्टर बी इस साइड पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है, दिस इज वेक्टर बी इज 6 मीटर हेयर, और एंगल 180 डिग्री का दिख रहा है यहाँ पे। समझ गए या नहीं? मतलब एक ही लाइन पे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट में। तो या और इसमें ए का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा है तो रिजल्टेंट डायरेक्ट किसके बराबर लिखोगे? ए माइनस बी, या ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड, या सिंपल ए माइनस बी कर दोगे। लेकिन वेक्टर आर लिखा ऐसा ही जाएगा, ए प्लस बी के फॉर्म पे। ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो जो रिजल्टेंट आपको दिखेगा वो किस साइड पे दिखेगा? यहाँ पे रिजल्टेंट किस साइड पे दिखेगा? हेलो, रिजल्टेंट किस साइड पे दिखेगा बेटा? एक ही साइड में। रिजल्टेंट आपको किस साइड पे दिखेगा? एक ही तरफ दिखेगा ना। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। मतलब ये 6 है, ये 10 है, तो आपको 4 जैसा यहाँ पे ड्रॉ करना है। दिस इज r इज इक्वल टू a माइनस बी, 10 मीटर माइनस 6 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। मतलब आपको ये सीधे सीधे इस तरह से कर देना है। समझ गया? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर सर, हाँ सर बी ग्रेटर रहा तो? हाँ, बी ग्रेटर रहा तो फिर रिजल्टेंट इस साइड बनेगा। ए ग्रेटर है तो इस साइड, और अगर बी ग्रेटर है तो बी माइनस ए करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मान लो मैं यहीं पे एक और डायग्राम बना देता हूं मैं, जिसपे तीसरा केस यहाँ पे ले रहा है अपन, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, और मान लो यहाँ पे ए इज लेस देन बी है, ठीक है। मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो ये बी इधर पे हो गया आपका कितना? वेक्टर बी इज इक्वल टू 10 मीटर, और ये बन गया आपका वेक्टर ए इज इक्वल टू 6 मीटर। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनेगा आपका वो किधर बनेगा? रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या सिंपली बी माइनस ए कर दोगे। सो दिस इज 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 मीटर। एंड डायरेक्शन किधर बनेगा? यहाँ पे इसका बी की तरफ बनेगा। तो ये आर वेक्टर आपका इस साइड आएगा। समझ गए या नहीं? तो 0 डिग्री है तो कोई बात ही नहीं है, सीधा सीधा कर सकते हो। मतलब कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप फार्मूला भी लगाओगे तो यहीं पे पहुंचोगे। तो आप सीधे सीधे करो अगर आपको इस तरह से दिख रहे हैं तो। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, अब अगले पेज पे जा रहे हैं अपन। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया क्या?
अब आता है 90 डिग्री के एंगल पे क्या करना है। 90 डिग्री के एंगल पे अब ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 आएगा, अगर थीटा मान लो 90 डिग्री का है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, दिस इज पेज नंबर 3, अगर मान लो 90 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा है दो वेक्टर के बीच में, तो सीधे क्या करना आपको, सपोज दिस इज वेक्टर ए मान लो आपका 8 न्यूटन है और बी वेक्टर मान लो आपका 6 न्यूटन, मैंने यूनिट बदल लिया, और दोनों के बीच में आपको 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पहले तो इस तरह का रेक्टेंगल आप ड्रॉ करो और ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर, ये एंगल अल्फा डिग्री का यहाँ पर, समझ गए, ठीक है। और ये वाला एंगल सपोज कितने डिग्री का है यहाँ पे, बीटा डिग्री का। तो आर वेक्टर तो ये लिखा जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और आपको अब इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए आर का, तो डायरेक्ट लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे भी अगर आप पूरा फार्मूला लिखते हो 2ab cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो अल्टीमेटली यू हैव अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है, रिजल्टेंट यहाँ पे, क्योंकि cos 90 आपका 0 हो जाता है। तो आप सीधा ये यूज करो, अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट के लिए आप क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है, सीधा सीधा। तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो ये 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 एंड आंसर इज 10 न्यूटन, ठीक है। अब एंगल देख लो, तो यहाँ पे tan अल्फा परपेंडिकुलर ये है, दिस इज बी और दिस इज ए हियर, तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर बी है और बेस ए है, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू आपका बन जाएगा tan इनवर्स बी बाई ए। और अगर बीटा ये वाला एंगल देखना आपको, तो ये आएगा tan बीटा इज इक्वल्स टू, अब बीटा में परपेंडिकुलर आपका ए है और बेस बी है, तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a अपॉन b, मतलब मैं वैल्यू अगर पुट कर दूं तो a की वैल्यू आपके पास 8/6, इसको सॉल्व कर लोगे तो जो भी आंसर आएगा वो बन जाएगा, ठीक है, समझ गए या नहीं। तो अगर 90 डिग्री का एंगल है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे सीधे सीधे सॉल्व करना है, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। मैंने वैसे तो फार्मूले में भी रख के बता दिया, आप सीधे सीधे कर लो, समझ गए या नहीं, कोई डाउट अभी इस पे, हेलो, कोई डाउट किसी को, 2 मिनट, हाँ, ये हो गया 90 डिग्री के लिए सीधे सीधे करना है, 90 डिग्री के लिए आपको सीधे सीधे करना है, ठीक है। अब 90 के बाद अपन कुछ और एंगल के देखते हैं, बट दैट इज वेरी स्पेशल रिजल्ट हियर, आगे। अच्छा, अगर मान लो ए और बी की वैल्यू सेम है तो डायरेक्ट अल्फा बीटा की वैल्यू कितने डिग्री की होगी, थोड़ा सोच के बताओ सीधा, क्या पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। ए और बी अगर बराबर हैं तो अल्फा बीटा क्या होंगे, सेम रहेंगे, कितने कितने डिग्री का जाएगा, 45 तो ये सीधे, मतलब पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती फिर अपने को, ठीक है। अब मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया आप लोगों का, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4, पॉइंट नंबर कौन सा आएगा, अब ये 5th आएगा। अगर मान लो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री का एंगल है, मैंने स्पेशल रिजल्ट ले रहा हूं, हाँ, 60 डिग्री का एंगल है और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, सपोज इट इज इक्वल्स टू x, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो कितने का बनेगा, ये हो गया आपका ए वेक्टर और ये हो गया आपका यहाँ पे दिस इज बी वेक्टर, और एंगल आपका 60 डिग्री का दिख रहा है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सपोज x है, तो जो रिजल्टेंट है ये किसके बराबर बनेगा,
ये हो गया ए, और ये इधर पे बन जाएगा आपका बी वेक्टर। रिजल्टेंट आएगा बेटा ये, दिस इज आर वेक्टर। तो यहां पर resultant vector is again it is a sum of a plus b, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा है। इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट आपको आगे याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2 होती है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स cos 60 1/2, तो ये कट गया तुम्हारा। तो अल्टीमेटली ये आ गया √3x², मतलब √3 इंटू एक्स बाहर आ गया। तो ये डायरेक्ट √3x लिखना, आगे अगर सिचुएशन ऐसी दिखती है तो आपको, और यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये सिचुएशन इस तरह की थी, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा सेम आएंगे एंड इट इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ थीटा, मतलब जितना ये एंगल था उसका आधा रहेगा, मतलब 30 डिग्री के ये एंगल आएंगे। समझ गए कि नहीं? एंगल बाइसेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट याद रखो, अगर 60 डिग्री का एंगल है और दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट सीधा सीधा किसके बराबर आएगा? √3x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? हाँ, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इसके बाद फिर 60 डिग्री के बाद 120 डिग्री के एंगल पे देखते हैं अपन, ले लो जल्दी से। हाँ सर, हाँ बोलो सर ये पॉइंट रिपीट करो ना सर, नेट अटक गया था एकदम। ये पॉइंट ये था कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, बराबर बराबर है, और एंगल 60 डिग्री का है। तो जो रिजल्टेंट बनेगा ये वाला आपका आर, ये डायरेक्ट किसके बराबर लिखोगे? √3x के बराबर लिखोगे। आगे से मैंने वैसे प्रूफ करके लिख दिया है, बट आप लोग सीधे सीधे याद रखो कि इनमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सिचुएशन देखो और डायरेक्ट बता दो। ये भी आपका x है, ये भी आपका x है, तो ये कितना बन जाएगा आपका? √3x बन जाएगा। ये समझ गए? आया ना? ओके सर। ओके, तो आप लोग अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और एंगल भी बराबर बराबर आएंगे, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे 30 डिग्री के। कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं इनमें, सीधे करना है आपको आगे। ठीक है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सीधे करना है। अगले पेज पे जा रहे हैं अपन अब। ले लिए स्क्रीनशॉट बेटा इस पेज का? हो गया? हेलो, यस सर। पेज नंबर 5 अब। सर अभी कंप्यूटर पे नहीं पढ़ाते क्या, जैसे पहले पढ़ाते थे? नहीं यार, उसके कारण मेरे को बैक पेन आ गया था उसमें। नहीं, क्यों? नहीं सर, उससे ज्यादा पढ़ाई होती ना। नहीं ऐसा नहीं है, इसमें ज्यादा होती है, उसमें उतना नहीं सर, उसमें 10-15 पेजेस हो जाते थे एक ही दिन में, 1 घंटे में। यहाँ पर 5 हो रहे। लिखने की बात होती ना, वहां पे कंटेंट कम लिखाई पड़ता था, ऐसा नहीं है। और अब तो चीजें बढ़ रही है, अब तो डायग्राम भी आ रहे हैं अभी, तो ऐसा नहीं है उसमें। हाँ, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता था उसमें, लिखते कम थे, ऐसा मत देखो। यहाँ पर के पेज और उसके पेज में फर्क होता है ऐसा। पेज नंबर 5 अभी देखो। हाँ, हमारा पॉइंट नंबर 6 आएगा। अगर मान लो थीटा कितने डिग्री का एंगल? आपका 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल। तो 120 डिग्री के एंगल पे सिचुएशन कितनी बनेगी? यहाँ पर पहले तो मैं डायग्राम बना दूं, और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम ले लो आप। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड अगेन इट इज इक्वल टू एक्स। कितना बनना चाहिए, कोई बता सकता है क्या? यहाँ पे ये हो गया ए वेक्टर, और ये भी x के बराबर है। मान लो इसका मैग्नीट्यूड x है,
और ये एंगल टोटल आ गया आपका 120 डिग्री का। दिस इज बी वेक्टर, ये भी आपका एक्स के बराबर है। वैसे ये मैग्नीट्यूड लिखा हूं मैंने, दिस नोटेशन इज रॉन्ग बट समझाने के लिए बस लिख रहा हूं मैं। हाँ, अब आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे ऐसा, तो एक लाइन ऐसी सीधी खींचो पहले इसके पैरेलल, और एक लाइन यहां से इस बी के पैरेलल खींचना है ऐसी, मतलब ये बी के पैरेलल हो गई। ठीक है, तो यहां तक जो वेक्टर बनेगा आपका ये बी बन गया, और ये जो वेक्टर बना आपका दिस इज ए बना। ठीक है, तो रिजल्टेंट आपका यहां से लेकर ये आएगा आर। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? तो ये किसके बराबर होना चाहिए बता सकते हो क्या? देखो बिना उसके, बिना पेन चलाए, √2x कितना? 3x √2x अंडर रूट 2x नहीं, थोड़ा सोचो अच्छे से। x के जितना ही होगा। अरे भाई ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, ये भी बन गया ना, ये बी है, ये भी एक्स है, देख ये भी एक्स है तुम्हारा, ये भी एक्स है, और यहाँ पर का एंगल आपका 60 डिग्री का है, तो ये भी 6। अब दोनों एंगल तो बराबर बराबर ही हो गए, आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे एंगल तो बराबर आएंगे। दैट इज इक्वल टू θ/2, मतलब 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितने डिग्री का? 60। तो ये 60 डिग्री का हो गया, यहाँ पर आपका 60 डिग्री का है, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का। तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो आर की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पर? x के बराबर। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। तो रिजल्टेंट जब आप लिखोगे तो ये a प्लस बी लिखोगे, लेकिन मैग्नीट्यूड जब आप लिखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 120 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x इंटू एक्स cos 120 होता आपका -1/2 कैंसिल। तो एक टर्म आपका यहाँ पर का ये एक कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, मतलब सिंपली एक्स आ गया। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए सर। ओके, तो इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर अल्फा, क्या एंगल अल्फा और बीटा? अल्फा और बीटा बराबर बराबर ना, देख नीचे लिखा हूं मैंने, वहां पे देख अच्छे से नीचे लिखा हूं वहीं पे एंगल के। अरे अभी पॉज कर दिया था मैंने। अभी चल रही है। अभी पॉज कर दिया। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पेज नंबर 6। हेलो, हाँ सर। हाँ, अभी पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अभी हाँ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज पेज नंबर 6। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगॉन लॉ ये है कि मान लो ये कोई वेक्टर है O से लेकर A तक आपका, और फिर A से लेकर B तक B वेक्टर है, और ये कोई वेक्टर हो गया आपका C। समझ गए कि नहीं? फिर ये कोई वेक्टर आपने ले लिए मान लो D, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक बनेगा आपका? O से लेके लास्ट तक का जो पॉइंट है ये रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। तो यही है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD आप लिख सकते हो, C से D तक, है ना। और इनको अगर अपन ओवरलैप करते जाएं, यहाँ पर ये A और A ओवरलैप हो गए, फिर ये B और B ओवरलैप हो गए, फिर ये C और C ओवरलैप हो गए, तो फाइनली यू विल गेट O to D इज द रिजल्टेंट वेक्टर हियर। तो ये O से D रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको आप R से डिनोट कर रहे हो। तो OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? आपका वेक्टर O से लेकर D तक हो गया। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए इसको? समझ गए? यही है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बस जितने भी वेक्टर सबको सम कर दो, और फाइनल रिजल्ट कहां से कहां तक आएगा? देखो, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल डालो, दूसरे के हेड पे
तीसरे की टेल डालो, तीसरे की हेड पे, फोर्थ वाले की टेल डालो, रिजल्टेंट फर्स्ट वाले की टेल से लास्ट वाले की हेड तक जाएगा। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए इसको? सर बोलो। सर मेरी स्क्रीन गायब हो गई, मुझे री एंटर करना। ठीक है, जल्दी कर। वेक्टर एडिशन में क्या पढ़ रहे हैं अपन कि अगर मान लो ये O से A वेक्टर है, फिर A से B ये है, B से C ये है, C से D ये है, तो इन सबका जो रिजल्टेंट होगा वो ये R होगा, मतलब पहले वाले की टेल से लास्ट वाले के हेड तक जाना। समझ गए? तो ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर हो गया अभी? समझ गए? हेलो, हाँ। तो अब इसमें एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना कितना होगा। ये एक वेक्टर गया O से लेकर A तक, A, फिर ये वेक्टर गया B, फिर ये वेक्टर आया आपका C, A B C, और ये वापस यहीं पे आ गए आप D। इसको क्या बोलोगे आप? जहां से चले वहीं पे आ गए, है ना? क्या बोलोगे इसको, बताओ जल्दी। O से A प्लस A से B प्लस B से C और C से फिर वापस आप कहां पे आ गए? O पे। तो व्हाट इज दैट? O टू O वेक्टर, और O टू O मतलब कौन सा वेक्टर बन गया आपका? जीरो वेक्टर बन गया। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? मतलब यहाँ पर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, और आप जहां से चले वापस वहीं आ गए। तो वैसे भी अपन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है वहां पर? जीरो होता है। समझ गए? तो ये जीरो वेक्टर बन गया यहाँ पे ऐसा। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है? समझ गए इसको? समझ गए? हाँ सर। ठीक है, तो आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, पेज नंबर 6 का। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं अपन। सर जीरो वेक्टर की डायरेक्शन नहीं होती है या उसकी डायरेक्शन अनडिफाइंड होती है? जीरो वेक्टर की डायरेक्शन बेटा होती है, लेकिन आर्बिट्री, आपकी जो मर्जी वो ले लो, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका डायरेक्शन हो जाता है। मतलब जैसे 0 प्लस A कर रहे हो तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन ये वेक्टर के जैसा हो जाएगा। आर्बिट्री होती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, समझ गया ऋषभ? हाँ सर। जीरो वेक्टर हैव डायरेक्शन आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, जिसके साथ ऐड करोगे उसी का डायरेक्शन ले लेता है। और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? एंड नेक्स्ट अब देखो एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, पेज नंबर 7। इफ वेक्टर A is equals to वेक्टर B plus C, A equals to B plus C है, हाँ, A vector is equals to B plus C, and if vector A is perpendicular to vector B, A B के perpendicular है, and also A is perpendicular to B, magnitude of A का मैग्नीट्यूड यहाँ पर है 4 मीटर, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है आपका 3 मीटर, एंड वेक्टर C का मैग्नीट्यूड है आपका 5 मीटर। देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर B एंड C एंड वेक्टर A एंड C। ये क्वेश्चन हो गया आपका। समझ गए या नहीं? ये क्वेश्चन बना दिया मैंने यहाँ पे, बट 45 इसमें 45 डिग्री 45 डिग्री कैसे 45 डिग्री आ गया रे भाई? बिना सोचे समझे जवाब दे रहे हैं।
पहले मैग्नीट्यूड देख उनका, ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अभी इसमें आपको फार्मूले से ज्यादा आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब डायग्राम बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा वैल्यू पुट करके। मतलब इसमें ऐसा फार्मूले का यूज नहीं कि बहुत ज्यादा फार्मूले का यूज करना, आप बिना फार्मूले का यूज के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है 30-60 क्या? 30-60 डिग्री। पहले तो आप ये जो दिया हुआ है ना a प्लस बी प्लस सी को बनाओ उनके मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो पहले तो डिग्री एंड 37 डिग्री। क्या बेटा? 53 डिग्री एंड 37 डिग्री। हाँ 53 एंड 37 तो आएगा, लेकिन अभी थोड़ा और चेक करना पड़ेगा अभी कि सही में है कि नहीं। अभी वो तो एंगल अंदर के बन रहे, ट्रायंगल के एंगल बन रहा है। 4 3 4 5 आपको अगर दिख रहा मतलब राइट ट्रायंगल है, और a इक्वल्स टू b प्लस सी आपने बनाया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूले से ज्यादा थोड़ा सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो लॉजिक कैसे लगाओगे? चलो मैं बताऊं कि कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो आप लोग? ट्राई कर रहे हो? बता दूं? ट्राई करते ट्राई कर रहे हो? बताऊं मैं? ट्राई करो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से निकालो। 2 मिनट का टाइम है, फटाफट करो, तब तक रिकॉर्डिंग पॉज कर दे। नहीं देखते अभी लोग। चलो देखो अभी डायग्राम देखो। हाँ देखो अभी डायग्राम। पहले तो आपके पास ये 3 4 5 दिख रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे ये इस तरह से ड्रॉ कर दो। ये 4 यूनिट, ये 3 यूनिट रहेगा और ये 5 यूनिट है ना। और ए की वैल्यू आपकी 4 यूनिट है, तो दिस इज ए वेक्टर एक्चुअली, या 4 मीटर है ना। और ये आपका आ गया बी वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू 3 मीटर। और ये आपका है अभी सी वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू 5 मीटर। तो रिजल्टेंट आपका ए है। अब एरो के सिंबल बनाओ। तो ये वाली जो एरो आएगी इधर आएगी, और बी में आपका ऐसा चलेगा और सी का आपका ऐसा चलेगा। तो ये सी वेक्टर बन गया आपका। तो यहाँ पे देखो b प्लस सी इज इक्वल्स टू ए हो गया। आया ना? डायग्राम समझ गए या नहीं? देख लो अभी डायग्राम समझ गए? समझ गए। हाँ, अब इसके बाद में अब एंगल देख लो। तो ये वाला जो एंगल है ये सपोज अल्फा है, और ये एंगल यहाँ पे सपोज बीटा है। बट बीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन बी एंड सी। बी को आपको ऐसे आगे तक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल आएगा यहाँ पे। दिस इज 180 minus beta is the angle between vector b and c, not the beta। तो यहाँ पे आप tan अल्फा निकाल लो। तो tan अल्फा मतलब 3/4, 3/4 मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। तो इनकी जो टेल मिल रही थी, मतलब ये एंगल तो 37 डिग्री है, तो ऑफकोर्स ये कितने डिग्री का आएगा? 53। तो ये 180 minus 53 इज इक्वल्स टू कितना बचेगा? 10 में से 3 गया 7, और 7 में से 5 गया 2, 127 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी इज 127 डिग्री, नॉट द 53 डिग्री। एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज 37 डिग्री। समझ गए? ये ऐसा था, इस तरह से सोचना था इस क्वेश्चन को। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया या डाउट है? हेलो, क्लियर हो गया बेटा या डाउट है? सर वो 180 माइनस बीटा क्यों लिए? बट समझ गए? हेलो, समझ गए? सर वो 180 माइनस। हाँ, क्योंकि बी और सी में देख डायरेक्शन कैसा है, मतलब दोनों के या तो टेल मिलने चाहिए या हेड मिलने चाहिए ना एंगल के लिए। अरे जहां पे एंगल पढ़ाया था मैंने वहां पे देखो एक बार, एंगल जहां पे पढ़ाया था, दोनों के हेड या दोनों के टेल मिलना चाहिए ना भाई। समझा कि नहीं? हाँ सर समझ गया। हाँ ओके। अभी भी डाउट है किसी को? कंचन कोई डाउट है बेटा आपको? कंचन, चलो ठीक है, आज और एडजस्ट कर लो नेटवर्क को लेके। ये सब जितना भी इशू है, मंडे से तुम्हारी टाइमिंग सुबह 7 की रहेगी, ध्यान रखना। सर हाँ
सर मेरे एक क्वेश्चन में डाउट है, यानी कि वो ऐसे जो आपने पॉलीगॉन लॉ पढ़ा है ना, हाँ उसी के जैसा है। बताता हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? हाँ सर। इसने जो क्वेश्चन बोला है कि F1 और F2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यस सर। और F3 इनके एंगल बाइसेक्टर से निकला है और ये भी बराबर है ना? यस सर। तो पहले F1 और F2 को जब आप ऐड करोगे तो ये ऐसा बनेगा, देख ये बिल्कुल बीचों बीच में से जाएगा लेकिन ये यहीं तक आएगा। सपोज ये भी x है, ये भी x है, तो ये F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आएगा मान ले ये f है, ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा? F1 प्लस F2 वेक्टर का सम रहेगा ये, तो f की वैल्यू आएगी तेरी √2x, ये x तो ये √2x बन जाएगा पहले, और उसके साथ फिर एक और x को ऐड कर रहा है, तो फाइनली नेट फोर्स या जो नेट वेक्टर आ रहा है दिस इज √2x प्लस x, तो √2 प्लस 1 इंटू x के बराबर है। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके चलो आज के लिए इतना ही, और टाइम टेबल में चेंज करने वाला हूँ भाई, सुबह 2 क्लास रहेंगी तुम्हारी और शाम को 2 रहेंगी अभी, ठीक है? सर केमिस्ट्री की टाइमिंग क्या रहेंगी? केमिस्ट्री और मैथ्स? केमिस्ट्री मैथ्स को शाम को रख देंगे, केमिस्ट्री की 4 से कर देंगे, मैथ्स की उसके बाद कर देंगे, ठीक? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है सर। और सुबह फिजिक्स की और बायो की। सर बायो की कितने बजे रहेंगे फिर? बायो की सुबह फिजिक्स की रहेगी 7 से 8 और बायो की 7 बजे रहती थी। अभी चेंज कर देंगे थोड़ा सा, 7 के बाद करेंगे, मतलब 8 के बाद करेंगे अभी, ठीक है? फिजिक्स की इसलिए नहीं कर सकते, कुछ बच्चे स्कूल की क्लास करते हैं ना तो वो छूट जाएगा, मतलब बायो वाले बच्चे नहीं जो स्कूल की क्लास कर रहे हैं, सभी जेई वाले बच्चे हैं, ठीक है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन